हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कोस्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम कोस्ट इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने देखा था प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट किसका दूसरा नाम है हमारे पास? प्राइम कोस्ट किसका है? वेरिएबल कोस्ट का। वेरिएबल कोस्ट के मैंने आपको टू नेम्स बताए थे। इसको हम लोग प्राइम कोस्ट भी कह सकते हैं और डायरेक्ट डायरेक्ट कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल कोस्ट क्या थी? वेरिएबल कोस्ट का मतलब था कि जैसे जैसे आउटपुट होगा वैसे वैसे जो खर्चा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कोस्ट। कि जैसे अगर हम लोग आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं उसके लिए और लेबर को लगा रहे हैं तो वो वेरिएबल कोस्ट हो गई। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमको और रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल वेरिएबल कोस्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसके लिए तो वो वेरिएबल कोस्ट हो गई। ठीक है, तो आउटपुट पे जो डिपेंड होता है कि ये हमने कितनी प्रोडक्शन करी उसके हिसाब से जो खर्चा हुआ वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वेरिएबल कोस्ट। ठीक है, तो इसके दोनों नेम इंपॉर्टेंट है, प्राइम कोस्ट भी और डायरेक्ट कोस्ट भी। ठीक है, फाइन। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेलिंग कोस्ट का मतलब क्या? तो सेलिंग कोस्ट का मतलब क्या था हमारे पास? सेलिंग कोस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट कोस्ट। कि हम लोग अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके लिए जो खर्चा होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेलिंग कोस्ट। ठीक है, तो ये तो आसान था हमारे पास। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट नहीं है। तो फिक्स्ड कोस्ट था क्या? फिक्स्ड कोस्ट था हमारे पास कि अभी हमने आउटपुट स्टार्ट नहीं किया। आउटपुट अभी हमने प्रोडक्शन कुछ फैक्ट्री के अंदर स्टार्ट नहीं की है, फिर भी फैक्ट्री को लगाने के लिए जो खर्चा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कोस्ट। या फिर जो लॉकडाउन के टाइम पे जब फैक्ट्रियों में काम बंद था, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, उस टाइम भी जो खर्चा एक बिजनेसमैन को बियर करना पड़ रहा था वो था हमारे पास फिक्स्ड कोस्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड कोस्ट हमारे पास आउटपुट से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? सैलरीज, सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, तो सैलरीज देनी पड़ेगी हमको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, चाहे आउटपुट हो या ना हो, यानी कि परमानेंट स्टाफ एक तरह से। ठीक है, तो आउटपुट हो ना हो हमें इसकी सैलरी देनी पड़ेगी, तो यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट हमको देना ही पड़ेगा चाहे हमारा आउटपुट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्सेस, तो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस है वो हमको देना ही पड़ेगा चाहे आउटपुट हो ना हो, उसको भी फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो हमें क्या बताना था? नोट ही बताना था। तो ये नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो मतलब लॉकडाउन हुआ था जब हमारे पास बिजनेस हाउसेस बंद थे, प्रोडक्शन बंद था, तब उस टाइम पे उन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी वाला खर्चा नहीं आ रहा था, लेकिन ये तीनों खर्चे उनके तब भी बियर करने पड़ रहे थे बिजनेस को। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है हमारे पास। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है हमारे पास? पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व कैसे होती है। कैसे होती है, तो हमने देखा था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसकी कर्व कैसे थी? इसकी कर्व ऐसे थी। ये थी हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये थी हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या फिर इसको हम लोग बोलते थे डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि हमने बोला था जो AFC है वो किसके इक्वल होता है? TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। कि हर हमने जो टोटल खर्चा हुआ, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल खर्चा हुआ, टोटल डिवाइडेड बाय हमने कितनी उससे क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है, मतलब कि हर क्वांटिटी पे एवरेज, हर क्वांटिटी पे एवरेज कितना खर्चा हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट के टर्म्स में बोला हमने। ठीक है, तो हमको पता है जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने बोला ना, क्योंकि ये आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, ये जो स्टार्टिंग में खर्चा हो गया सो हो गया। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर हमारे पास कांस्टेंट है, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी तो क्योंकि इंक्रीज होती रहेगी, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व क्या हो जाएगा हमारे पास? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये कम होता रहेगा हमारे पास। क्योंकि TFC का जो कर्व था हमारे पास वो क्या था हमारे पास? हॉरिजॉन्टल था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था हमारे पास, ये TFC का कर्व था। और AFC क्या हो जाएगा हमारे पास? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट ऐसे इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा हमारे पास जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या होगी हमारे पास? फॉल। वो क्या होगी हमारे पास? फॉल होगी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एज व्हेन
एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन फॉल्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी। मतलब यहाँ पे वो हमसे AC और MC इन दोनों का रिलेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो उससे ऑप्शन मार्क करना ईजी हो जाएगा। AC का कुछ ऐसे थी हमारे पास, ये एवरेज कॉस्ट कर्व थी हमारे पास। ठीक है, इसका ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो MC इसको ऐसे कुछ कट करके जा रही थी। मान लो ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया, तो MC इसको ऐसे कुछ कट करके जा रही थी। AC कर्व भी हमारे पास यू शेप्ड है, ये भी हमारे पास यू शेप्ड है, MC कर्व भी हमारे पास यू शेप्ड है, लेकिन AC कर्व ऐसे जा रही थी और MC कर्व उसको उसके लोवेस्ट पॉइंट से कट करते हुए जा रही थी। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि उसने क्या पूछा हमसे, एवरेज AC फॉल्स, यानी कि ये वाला एरिया, जब AC यहाँ पे AC हमारे पास इस एरिया में फॉल हो रही है, जब AC फॉल हो रही है तो MC क्या हो रही है, तो MC क्या हो रही है हमारे पास, MC इज लेस देन, देखो ना ये वाली MC कर्व है। ठीक है, तो जब हमारे पास AC फॉल हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट की जो कर्व है वो लेस देन है एवरेज कॉस्ट कर्व से, ये से नीचे की तरफ है, ये से नीचे की तरफ है। ठीक है, ये से नीचे की तरफ है। राइजिंग तो ये नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉल हो रही है, इस एरिया में ये फॉल हो रही है। ठीक है, इस एरिया में फॉल हो रही है, तो राइजिंग तो नहीं हो रही है हमारे पास। अच्छा, फॉलिंग भी नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि इस एरिया में ये फॉल हो रही है, उसके बाद ये इंक्रीज भी हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो एग्जैक्ट फॉलिंग भी नहीं होगा हमारे पास। ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट नहीं, ग्रेटर देन कब होती है हमारे पास, जब AC हमारे पास इंक्रीज हो रही है, जब AC इंक्रीज हो रही है हमारे पास तब MC हमारे पास ग्रेटर देन है। लेकिन उससे हमसे क्या पूछा है, AC जब हमारे पास फॉल हो रही है, जब AC फॉल हो रही है तो जो MC है वो लेस देन है AC से। ठीक है, वो लेस देन है AC है। इस एरिया में MC हमारे पास फॉल हो रही है, इस एरिया में MC हमारे पास इंक्रीज हो रही है। फाइन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट by producing an additional unit of output by a firm is called। ठीक है, मतलब हम अगर एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे जो खर्चा बढ़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने बोला हुआ है एक और एडिशनल वर्ड हमने हमेशा किसके लिए यूज किया है, मार्जिनल के लिए। एडिशनल वर्ड हमेशा हमारे पास किसके लिए यूज होता है, मार्जिनल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे खर्चे की बात हो रही है, कॉस्ट है, तो एडिशनल कॉस्ट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम मार्जिनल कॉस्ट को हमेशा ऐसे बोलते हैं ना कि एक और यूनिट ऑफ आउटपुट, एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा हुआ वो मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। और मार्जिनल कॉस्ट ही किस में ऐड होती है, टोटल कॉस्ट में। मार्जिनल कॉस्ट ही हमारे पास टोटल कॉस्ट में ऐड होती है। ठीक है ना, क्योंकि हम बोलते हैं अगर एक यूनिट हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स हो गई, एक यूनिट हमने प्रोड्यूस करी, अगर उसको प्रोड्यूस करने में मेरे को खर्चा आया कितने का, 10 का आया, तो टोटल कॉस्ट भी कितने की हो गई, 10 की हो गई। फिर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करने पे मुझे मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई, 8 की आई, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 18 की हो जाएगी। कैसे, 10 + 8, ऐसे सो ऑन। हमने बार बार किया भी हुआ है मार्जिनल कॉस्ट और TC का रिलेशन। ठीक है, तो MC क्या है हमारे पास, MC एडिशन है। ठीक है, TC क्या है, मतलब TC इज नथिंग बट एडिशन है MC का। TC क्या है हमारे पास, TC कुछ नहीं है, एडिशन है किसका, MC का, कि MC को हम जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे हमको हमारी TC मिलती रहेगी, टोटल कॉस्ट मिलती रहेगी। ठीक है, तो हमेशा एडिशनल वर्ड किसके लिए यूज होता है हमारे पास, मार्जिनल के लिए यूज होते हैं। तो ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार पूछता है एग्जामिनर, उसका फेवरेट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब पता है क्या, बच्चों को लगता है कॉस्ट है तो मतलब कुछ खर्चे से रिलेटेड होगा, बट नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कुछ भी खर्चे से रिलेटेड नहीं है। ये एक बहुत अच्छी टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन इसको अपने नोट्स में लिख लेना, इसका होता है मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक बिजनेस कर रही हूँ अपना, और मैं मान के चल रही हूँ मैं अपने बिजनेस से पर मंथ कमा रही हूँ 50,000। ठीक है, मैं अपने बिजनेस से पर मंथ कमा रही हूँ 50,000। अब मैं सोचूं कि मैं अपने बिजनेस ना कर रही होती, मैं कहीं जॉब कर रही होती, तो मैं कितना कमा रही होती, दैट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट मेरे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, कि मैं अपने बिजनेस में काम नहीं कर रही होती,
कहीं और कमा रही होती तो मैं मान लो 40K कमा रही होती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये होते हैं हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मैंने अपना एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। ऐसे ही लैंड के लिए यानी कि फैक्ट्री, मान लो फैक्ट्री मैं अपने बिजनेस में यूज कर रही हूँ, ठीक है। लैंड है वो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, और मैं मान के चल रही हूँ कि मैं अपने बिजनेस से उस लैंड का खर्चा कितना निकाल पा रही हूँ, 20K का, ठीक है। 20,000 का मैं उस लैंड का रेंट निकाल पा रही हूँ अपने बिजनेस से। यही लैंड मैं किसी और को रेंट पे देती तो वो मुझे कितना दे रहा होता, मान लो वो 17K दे रहा होता, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड। वो क्या हो जाएगा, 70K क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगी लैंड की, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है ना हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 17 की हो गई। मैं एंटरप्रेन्योर मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 40K की हो गई, ठीक है। तो दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो कम होगा। वो कम होगा, किससे कम होगा, जो प्रेजेंटली यूज में है। प्रेजेंटली मैं 50,000 अपने बिजनेस में कमा रही हूँ ना, तो जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरा 60K का होता, कि अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती, मैं 60,000 कमा रही होती, तो अगर मैं अपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में ज्यादा कमा रही होती तो मैं कब की स्विच कर गई होती, है ना। अगर मुझे पता है कि मैं जॉब कर रही होती, मैं 60,000 कमा रही होती, मैं कब की स्विच कर जाती ना। मैं इस अपना बिजनेस करती नहीं, मैं कभी भी इस बिजनेस में नहीं रहती ना, क्योंकि मुझे अपने नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव से अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है। मैं अपने प्रेजेंट यूज में हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है वो कम दे रहा है मेरे को। तो हमेशा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो कम होगी जो प्रेजेंटली यूज हो रहा है। जो अगर लैंड का कोई मेरे को 25,000 देगा ना लैंड का रेंट, तो मैं उसको रेंट पे दे दूंगी, अपनी लैंड मैं उसको दे दूंगी रेंट पे, ठीक है। तो वो मैं अपने पास रखा हुआ है मैंने उसको 20K में, क्यों, क्योंकि मुझे उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कम मिल रहा है 70K। अगर ज्यादा मिलेगा तो मैं अपना नहीं यूज करूंगी, मैं किसी को रेंट पे दे दूंगी। तो हमेशा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो कम होगा, तभी हम प्रेजेंट यूज में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या बना हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी व्हाट इट कैन अर्न इन सम अदर यूज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या बना था, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव या फिर व्हाट इट कैन अर्न इन सम अदर यूज। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव गिवन अप। वही वर्ड आ गया हमारे पास, ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव आपने जो गिवन अप कर दिया, गिव अप कर दिया, कि मैंने वो 40,000 गिव अप कर दी अपने 50,000 कमाने के लिए, ठीक है। तो गिवन अप, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड कौन सी है, मतलब वो पूछ रहा है कि एमसी के इक्वल मतलब कौन सी हो सकती है हमारे पास, कौन सी कॉस्ट है जो कि एमसी क्या आती है हमारे पास, कि एक और प्रोड्यूस करने पर, एक और आउटपुट प्रोड्यूस करने पर मुझे कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे खर्चा, यानी कि यही मतलब हुआ कि मैं जैसे जैसे आउटपुट एक और इंक्रीज कर रही हूँ तो मुझे क्या खर्चा पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि एमसी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो सकती है, रिलेटेड हो सकती है, मतलब इक्वल तो नहीं बट रिलेटेड, काइंड ऑफ रिलेटेड, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट तो नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या था हमारे पास, कि मेरी अपनी कोई लैंड है, उसकी मैं वैल्यू लगा के चल रही हूँ कि इतनी वैल्यू मैं कहीं और देती तो इतना मुझे मिल जाता, तो मतलब वो मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड तो नहीं हुआ ना, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होगा हमारे पास। एक्सप्लिसिट भी नहीं, कि हम बाहर खर्चे के लिए जिसको पैसे दे रहे हैं पर वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं होगा। ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब, क्योंकि इसकी कर्व भी कैसी थी मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, इसकी भी यू शेप होती है हमारे पास, और वेरिएबल कॉस्ट की भी कर्व कैसी होती है हमारे पास, यू शेप्ड होती है हमारे पास। दोनों ही कर्व यू शेप भी है, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यही होता है कि एक और आउटपुट प्रोड्यूस करने पे क्या खर्चा। वेरिएबल कॉस्ट भी यही होता है कि आउटपुट से रिलेटेड होता है ना वेरिएबल कॉस्ट भी, कि और आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर क्या खर्चा हमको पड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज। तो ये तो हमने अभी देखा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ये ऐसी थी हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इनकी क्या हो जाएगा हमारे पास, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड स्लोपिंग। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, पेमेंट गिवन टू अदर्स बाय फर्म फॉर यूजिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। क्या कहते हैं,
अगर हम मार्केट को पैसे दे रहे हैं, मतलब गिवन टू अदर्स, किसी को पैसे दे रहे हैं अपने खर्चे के लिए, हमें कुछ यूज करना है, खर्चे के लिए हम पैसे दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, तो वो क्या होती थी हमारे पास? एक्सप्लिसिट कोस्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं और मार्केट में पैसा दे रहे हैं किसी को, तो वो क्या होती थी? एक्सप्लिसिट कोस्ट। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द नॉन एक्सपेंडिचर कोस्ट विच अराइज व्हेन प्रोड्यूसिंग फर्म इटसेल्फ सप्लाईज कंटेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास? नॉन एक्सपेंडिचर, मतलब हमें किसी को वो पैसा देना नहीं है, एक्सपेंस तो है बट हमें किसी को वो देना नहीं है, क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग फर्म है वो इटसेल्फ, वो खुद ही सप्लाई कर रही है वो चीजें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो खुद ही सप्लाई कर रही है। तो वो क्या थी हमारे पास? इम्प्लिसिट कोस्ट। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बोल दिया कि मेरे पास लैंड है, मेरे पास मेरे पैसे हैं लगाने के लिए बिजनेस के अंदर, मैं खुद ही सप्लाई कर रही हूँ बिजनेस के अंदर, तो मैं किसकी वैल्यू मान के चलूंगी कि लैंड अगर मैं अपनी कहीं और देती रेंट पे तो मुझे 10,000 का रेंट मिलता, अगर मैं अपनी कैपिटल कहीं और लगाती तो मुझे इतने 5,000 का इंटरेस्ट मिलता। ऑल्दो मुझे ये कोई देगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में लगाया है, मैंने ये पैसा अपने बिजनेस में लगाया है, मैंने ये लैंड अपने बिजनेस में लगाई है, मुझे कोई पैसा देगा नहीं क्योंकि मैं खुद ही अर्न कर रही हूँ, बट मैं उसकी एक वैल्यू लगा के चलूंगी, मैं इतना पैसा निकाल के चलूंगी अलग से कि ये इसका प्रॉफिट होता है लैंड का, ये कैपिटल का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ये पैसा मुझे किसी को देना नहीं है, बट मैं इसका खर्चा मान के चलूंगी कि इसको अलग से निकाल के रखना है, इसके अलावा जो बचेगा वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो नॉन एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारे पास, हमें किसको देना नहीं है, बिजनेस खुद ही सप्लाई कर रहा है इस चीज को, ओनर का ही है ये सब, बट वो इसे एक वैल्यू लेके चलता है, तो वो क्या होती है हमारे पास? इम्प्लिसिट कोस्ट। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कोस्ट का क्या मतलब। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया, हमको पता है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल, सेल से हमको कितना पैसा मिला माइनस कोस्ट, हमें कितनी कोस्ट आई, हमें सेल से कितना पैसा मिला माइनस कर देंगे उसको आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हमें कितनी कोस्ट आई, वो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मैंने मान के चला कि मुझे एक महीने के अंदर सेल से 1 लाख रुपीस आए। ठीक है, अच्छा अब मैं कोस्ट की बात करूं तो ले लेते हैं कोस्ट, मान लो लेबर को मैंने दिए 10,000। ठीक है, बैंक लोन था मेरे ऊपर, तो बैंक लोन पे मैंने इंटरेस्ट पे किया, बैंक को मैंने क्या पे किया? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना पे कर दिया? ये कर दिया 5,000। ठीक है, और भी जो एक्सपेंसेस हुए मार्केट से रिलेटेड, मार्केट में जो भी खर्चे करने पड़े मेरे को, वो हो गए मेरे 15,000। ठीक है, ये सारे खर्चे करे मैंने, तो ये सारे कोस्ट, तो यानी कि 1 लाख रुपए मेरे को मिले और ये सारे कोस्ट मैंने कर दिए, यानी कि 30,000 का मैंने खर्चा कर दिया, ये सारा मार्केट से किया, तो इनकी क्या हो गया हमारे पास? ये एक्सप्लिसिट कोस्ट हो गई हमारे पास। ये कौन सी कोस्ट हो गई? एक्सप्लिसिट कोस्ट हो गई। तो इसके बाद हमें को क्या प्रॉफिट बचा? 1 लाख माइनस 30,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 70,000। ये वाला प्रॉफिट कौन सा होगा? ये होगा हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि अकाउंट्स मटेरियल थिंग्स को देखता है कि क्या आया और क्या गया। 1 लाख आया और 30,000 मैंने मार्केट को दिया खर्चे में, तो ये गया, तो प्रॉफिट कितना बच गया मेरे पास? 70,000 का। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहेगा कि ये तो ठीक है, मान लो मैंने अपनी लैंड यूज करी थी, उस प्रोडक्शन को करने में मैंने अपनी लैंड यूज करी थी, और लैंड का मैं रेंट मान के चल रही हूँ, रेंट मैंने मान के चला 20,000 का। ठीक है, और मैंने अपने आप को यूज किया, यानी एंटरप्रेन्योर, मैंने अपनी स्किल्स को यूज किया, और स्किल्स के लिए मुझे कुछ सैलरी चाहिए, तो मैं मान के चल रही हूँ कि 25,000 की। ठीक है, 25,000 की मैं अपनी सैलरी मान के चल रही हूँ। तो अब ये क्या था? ये इम्प्लिसिट कोस्ट थी कि ये मेरे को किसी को देनी नहीं है, बट मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने फैक्टर्स इसमें यूज किए हैं, तो इनका मैं एक खर्चा मान के चल रही हूँ। तो अब ये जो माइनस करके आएगा ना 25,000, ये क्या होगा हमारे पास? ये इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा, ये कहेगा इकोनॉमिक्स प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट है कि बिजनेस ने एक महीने में एक्चुअली इतना कमाया, बिजनेस ने एक महीने में एक्चुअली में इतना कमाया। 30,000 तो उसने मार्केट में खर्चा किया, वो पे किया, और 45,000
उसका अपना खर्चा था, इम्प्लिसिटी, किसी को देना नहीं था, बट स्टिल ये खर्चा था। मान लो वो रेंट, ऑल्दो लैंड मेरी अपनी थी, बट क्या पता चलता है, रेंट अगर मुझे लेनी पड़ जाती तो मैं इतना देती ना 20,000, ठीक है। तो मुझे कोई मैनेजर हायर करना पड़ जाता तो मुझे देना पड़ता ना 25,000। ये वाला खर्चा देना नहीं था मेरे को, बट ये खर्चा था एक तरह से। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता है? 25,000, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हमेशा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करती है। तो अगर ये 25,000 इकोनॉमिक्स प्रॉफिट है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट मिलके क्या बनेगा हमारे पास? इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। तो ये दोनों कॉस्ट मिलके हमारे पास क्या बनेगी? ये बनेगी हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट। फाइन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। फाइन, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप्ड, जो कि यू शेप्ड नहीं होती हमारे पास। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो हमारे पास यू शेप्ड होती है, इसको तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी हमारे पास यू शेप्ड होती है, इसको भी हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होती है हमारे पास? ये होती है ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होती है हमारे पास? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने हमेशा कहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बार बार एग्जामिनर पूछता है, तो इसको तो लर्न ही कर लेना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। तो यानी कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, तो ये यू शेप्ड नहीं होती है। और एवरेज कॉस्ट कर्व भी हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह उसके अपर में होती है। अगर ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास ऐसे जाएगी, इसके अपर में होती है। इसका बीच का डिफरेंस कौन सा होता है? AFC का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का इसका बीच का डिफरेंस होता है हमारे पास। ये MC कर्व थी, ठीक है। तो बाकी तीनों A, B और D ऑप्शन हमारे पास यू शेप्ड होते हैं, और C ऑप्शन दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट इक्वल। मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होता है हमारे पास? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या कि एक और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या खर्चा आया। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या खर्चा आया, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। ये भी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ही होता है। ये भी होता है हमारे पास कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, एक एक यूनिट और प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो खर्चा आ रहा है वो किस में ऐड हो रहा है? टोटल कॉस्ट में ऐड हो रहा है ना। तो इनकी टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो रही है हमारे पास? ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो ये भी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ही होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर? ए और बी। या तो हम लोग कहें कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, या फिर चेंज हो रहा है टोटल कॉस्ट के अंदर ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज। तो ये तो हमने देखा है अभी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ये ऐसे होती है हमारे पास, कांस्टेंट होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, क्योंकि एक बार जो खर्चा हो गया सो हो गया। तो ये क्या होती है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। फाइन, आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन था और आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नहीं, एक और है क्वेश्चन इसके बाद, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो फिक्स्ड कॉस्ट के सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं हम लोग, ये भी नाम है इसका। ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं हमारे पास। तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये नेम्स इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट के दो नेम क्या थे? प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट था। फिक्स्ड कॉस्ट के 3 नेम है, लर्न कर लेना अच्छे से। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये तीनों नेम किसके हो गए हमारे पास? फिक्स्ड कॉस्ट के। आई होप कि समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।